डियर स्टूडेंट, आज 12th क्लास और क्लास में आपको जो पढ़ाया जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके पहले मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट्स, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, रिलेशनशिप। अब मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार से क्या तात्पर्य होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थशास्त्र में जो कीस की थियरी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में सभी साधनों को रोजगार मिल जाए, सभी साधनों का यूटिलाइजेशन हो जाए, कोई ऐसा साधन बेकार न रहे, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह भी नहीं है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा कहा गया है कि जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, या उसको बोलते हैं संघर्षात्मक या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारी होती है, जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन कुछ ही टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आने से वह टेक्नोलॉजी सीखता है, संघर्ष करता है, उस समय तक वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। इसका मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ए टू जेड सभी साधनों को रोजगार मिलना। सभी साधनों को रोजगार मिलना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स हो गया कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें सभी साधनों को क्या मिल जाए, यूटिलाइजेशन। जब फुल यूटिलाइजेशन होता है तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा का फुल उत्पादन होता है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में के अंतर्गत हमने बताया था कि कुछ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है या तकनीकी बेरोजगारी पाई जाती है। कुछ तकनीक सीखने के वजह से भी हम क्या होते हैं, कुछ समय तक संघर्ष करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, वह बेरोजगारी पाई जाती है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयमेंट के और टाइप्स होते हैं। जैसे ये भी बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। एक का मतलब हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद एक दूसरा होता है वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एग्जिस्टिंग रेट पर, एक अर्थव्यवस्था में एग्जिस्टिंग रेट होती है, उस रेट पर वो क्या करता है कि उसकी नॉट विलिंग, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है वर्क करने की, काम करने की, उसके में स्वैच्छिक रूप से वह काम नहीं करना चाहता है। इट मीन्स एक अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक वेज की एग्जिस्टिंग रेट, प्रचलित मजदूरी होती है, उस मजदूरी पर वह लोग काम नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा होती है हमें काम नहीं करना है। इसका मतलब है ऐच्छिक रूप से क्या है,
ऐच्छिक रूप से अनएम्प्लॉयमेंट के क्या है, शिकार है। एक होता है अनैच्छिक अनैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि इसमें व्यक्ति की जो है अपने इच्छा नहीं होती, वो काम जो एग्जिस्टिंग रेट है, वह मजदूरी है, वो काम करने के लिए क्या है, तैयार रहता है। उस काम जब तैयार रहता है लेकिन काम उसको नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें ये हुआ कि इसमें व्यक्ति जो है अनैच्छिक रूप से, मतलब वो काम करना चाहता है, देश अर्थव्यवस्था की जो एक एग्जिस्टिंग रेट, मजदूरी रेट है, उस पर वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, उसको काम वर्क नहीं मिलता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी में क्या होता है, नॉट विलिंग, मतलब इसमें नॉट विलिंग वर्क, मतलब इसमें क्या होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन एग्जिस्टिंग रेट, मजदूरी रेट पर काम मिलता है, इसमें लोग काम करना नहीं चाहते। इसमें क्या होता है, एक जो भी एग्जिस्टिंग रेट है, ठीक है, उस पर लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम उनको नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी के रूप में शामिल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐच्छिक। तो अब मैं फुल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो कि इसकी थियरी है, उसी में अब मेरे द्वारा अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि समग्र पूर्ति, समग्र मांग के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे होता है, क्योंकि इसमें दोनों जब पावर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जब दोनों इक्वल होते हैं तब जाकर के इक्विलिब्रियम बनता है। एक अर्थव्यवस्था में हम इसको एक टेबल के माध्यम से इसको जानना चाहेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा। जैसे एक तो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार का लेवल, ठीक है, स्तर। एक पर हम चेक करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक में हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दूसरा होगा एग्रीगेट डिमांड मतलब ये हो गया समग्र पूर्ति, और इधर हो गया समग्र मांग। ये हो गया आपका रोजगार स्तर। अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर नहीं है या रोजगार जीरो है, तो जब रोजगार जीरो होगा, लोगों को मतलब काम जीरो होगा, लोग किसी साधनों का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा, तब अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवा का उत्पादन भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जीरो इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई को हमने दूसरा नाम देते हैं, एग्रीगेट इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में साधनों को रोजगार नहीं मिला, जीरो रोजगार है, तो जीरो
प्रोडक्शन होगा, जीरो प्रोडक्शन होगा, जीरो इनकम होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बात पहले बताया था कि इसका एक मनोवैज्ञानिक नियम क्या करता है कि जब व्यक्ति की इनकम जीरो होती है तब भी कंजप्शन होता है, ठीक है, तब भी कंजप्शन होता है। तो जितना, अब मान लीजिए जीरो इनकम है तो कंजप्शन मान लिया कितना हुआ, 20 हुआ। फिर रोजगार का स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए रोजगार का लेवल बढ़ गया 10 लोगों, ठीक है, तो जितना रोजगार में स्तर बढ़ा उतना ही क्या होगा कि उतना ही आपका एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात रोजगार की स्तर बढ़ने से हमारे क्या होगा, वस्तु सेवा का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ये भी कहा गया है कि जो फैक्टर किसी वस्तु सेवा के उत्पादन में लगते हैं उनको उनको क्या मिलता है, उसके बदले क्या मिलता है, इनकम मिलती है, ठीक है। तो वो किसी वस्तु सेवा का जो कॉस्ट निकाली जाती है तो जितना इसकी लागत आती है उतना ही उसकी वैल्यू बनती है। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल 10 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, 10 होगा। लेकिन मान लीजिए कंजप्शन अब 25 हजार। आपको ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कंजप्शन का पावर भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये भी बताया गया था कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में कंजप्शन नहीं बढ़ता तो फिर क्या होने लगता है, सेविंग होने लगता है। अब देखिए कि ये रोजगार का स्तर 10, समग्र मांग 10 और समग्र पूर्ति कितनी, समग्र पूर्ति 10 और समग्र मांग 25। मान लीजिए आप व्यवस्था में अब रोजगार का स्तर और बढ़ता है तो जितना बढ़ेगा उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होगा। और इधर हम देखेंगे, मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है 30 हो गया। अभी भी हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अभी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि 20 है, इधर 30 है, 10 है, 25 है, 0 है और 20 है। मान लीजिए और आपका रोजगार का स्तर बढ़ता है 30 है, एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, 30 होगा। और मान लीजिए ये भी बढ़ करके कितना हो जा, 35। अभी भी इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए इनकम रोजगार का स्तर बढ़ता है, साधनों का यूटिलाइजेशन होता है तो फिर इसकी समग्र मांग एग्रीगेट समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई 40 हो जाएगी। और यह भी बढ़कर के कितना हो जा, ये बढ़कर के 40 हो गया। इसके बाद अब आप देखेंगे कि एक सिचुएशन आ गई। क्या सिचुएशन आ गई कि एम्प्लॉयमेंट का स्तर भी 40 है, जितना स्तर होगा उसके बराबर हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई होगा। और उतना ही एग्रीगेट सप्लाई के बराबर एग्रीगेट क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। तो यही हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर इनकम लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल और बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और मान लीजिए इधर कितना हो गया, 45 है। अब देखेंगे यहाँ भी डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ कहने का मतलब कि हमारा ये आपका सिचुएशन ज्यादा हो रहा, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इधर का सिचुएशन अगर हम ऊपर का देखते हैं तो ये पोजीशन है कि आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसका मतलब टू सिचुएशन आ रही है, 3 सिचुएशन आ रही है। एक में तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, एक में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो रही है, और एक सिचुएशन क्या आ रही है कि जहां एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जहां पर ये बराबर होगा वही हमारा क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। एक अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा, संतुलन बिंदु बनेगा, ठीक है।
अब आपने देखा ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा दो प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम है। एक इस तरफ आपका एग्रीगेट डिमांड जाते हैं और इधर आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या क्या होगा, व्हाट हैपेंस एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होता है एएस ग्रेटर देन एडी, एक सिचुएशन और आएगा व्हाट हैपेंस, ठीक है, एडी या एएस ग्रेटर देन क्या होगा, एडी होगा। ये दो सिचुएशन हम जानते हैं। और फिर क्या होगा, इन दोनों सिचुएशन से एक सिचुएशन आएगा जहां पर ये सिचुएशन आएगी एएस इक्वल क्या हो जाएंगे, एडी हो जाएगा। ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए व्हाट हैपेंड, अगर एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, आपको बताया गया था एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, सी प्लस आई होता है। इसमें क्या होता है, सी प्लस एस होता है। कहने का मतलब कि यह भी अर्थव्यवस्था में अगर एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई जाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है वस्तु सेवा का अधिक उत्पादन होना। अर्थात जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में ये होगा कि मांग तो कम है और उत्पादन क्या है, ज्यादा है वस्तु सेवा का। तो ऐसा होगा कि अर्थव्यवस्था में यह स्टॉक पूरा का पूरा सेल नहीं हो पाएगा, पूरा का पूरा क्या नहीं हो पाएगा, बिक्री नहीं हो पाएगी। और जब बिक्री नहीं हो पाएगी तब फिर क्या होगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर होंगे अपने प्रोडक्शन को कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा, ढेर सारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ढेर सारे हमारे साधन क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और जब बेकार हो जाएंगे तो लोगों की भी क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, वो भी कम होगी। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि एग्रीगेट जब सप्लाई जब मार्केट में नहीं बिकेगा तो ये अपने स्टॉक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और जब ये अपने उत्पादन को कम करेंगे तो एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये सिचुएशन आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवा का उत्पादन कम है, ठीक है, लेकिन मांग ज्यादा है। फिर क्या होगा कि यह इसमें पुराना स्टॉक भी मार्केट में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, बिक जाएगा और प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट होने लगेंगे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उत्पादन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और उत्पादन बढ़ाएंगे तब फिर क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में से 2-3 सिचुएशन आती है। उसमें ये क्या होगा, यदि एडी से एएस ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका मतलब बिना उत्पादन बिका रह जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों सिचुएशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ रही है। फिर कम पड़ने से क्या होगा कि फिर उत्पादक जो है और प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे तो फिर यह सिचुएशन हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्तर होगा वह कहाँ होगा, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे। थैंक यू।
ठीक है। लेकिन आज जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसको जो अपने आप नोटबुक में होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। मेरे तरफ से जो क्वेश्चन है, पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिटेल्स इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके।